नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और सेहत संवाद की इस कड़ी में हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। वो महिलाएं जो सबका ख्याल रखती हैं लेकिन अंत में अपना ख्याल रखना भूल ही जाती हैं। महिलाओं में अमूमन कैंसर्स पाए जाते हैं और इस कैंसर के मुद्दे पर ही इस सेहत संवाद की कड़ी में हम बातचीत करेंगे। और इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर निहारिका रॉय, सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्विसेज एंड ब्रेस्ट कैंसर मेदांता से, डॉक्टर सरिता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी एंड गायना ऑन्कोलॉजी, ये भी मेदांता से हैं, डॉक्टर अमित कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी, ये भी मेदांता से हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं डॉक्टर अमित आपसे ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं में जो सामान्य कैंसर देखे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, साथ ही साथ कैसे पता लग पाए कि ये कैंसर अब महिला जो है इस कैंसर से जूझ रही है। महिलाओं के अगर कैंसर की हम बात करें तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं है। तो वो मोस्ट कॉमन कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ओवरी का कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, तो ये सारे कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही मुख्यतः देखे मिलते हैं। और सिम्टम अगर कहें ब्रेस्ट कैंसर के लिए, अगर आप कोई ब्रेस्ट में लंप पैल्पेट हो रहा है, कोई गांठ आ रही है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है, या ब्रेस्ट से निपल का डिस्चार्ज हो रहा हो, या कभी कभी पेन भी कंडीशन में, या ब्रेस्ट के स्किन पे कुछ लालीपन आ रहा है, या उसके टेक्सचर चेंज हो रहे हैं, कुछ भी एबनॉर्मलिटी अगर आपको दिख रही है जो परसिस्ट कर रहे हैं लंबे समय तक, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओवरी के कैंसर के लिए, तो ओवरी का कैंसर एक बहुत ही वेग सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। ज़्यादातर लोगों में ओवरी का कैंसर एब्डोमिनल कंप्लेंट के साथ लोग प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें खाने के बाद जल्दी उनकी भूख खत्म हो जाती है, पेट में भारीपन लगता है, और कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। अदरवाइज यूट्रस का कैंसर, अगर कभी भी किसी भी मरीज को जिसका मेनोपॉज हो चुका है उसके बाद अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, तो उस कंडीशन में यूट्रस कैंसर होने की संभावना है। प्री मेनोपॉजल वुमेन्स में, मतलब जिनकी महीना चल रहा है, अगर उसमें भी अगर उनके ब्लीडिंग में कोई चेंजेस आते हैं उन वर्ड्स में, या तो उन्हें ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बीच बीच में अगर नॉर्मल ब्लीडिंग के अलावा भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक संभावना होती है कि वो यूट्रस का कैंसर हो सकता है। सर्विक्स का कैंसर जो होता है वो गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है। ये कैंसर भी जनरली ब्लीडिंग के साथ, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या बीच बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग के साथ ये प्रेजेंट करता है। डॉक्टर निहारिका, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं में अक्सर जो ये कैंसर होता है इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? क्या कुछ लक्षण है जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि महिला जो है कैंसर से पीड़ित है? देखिए, महिलाओं का जो कैंसर है वो वेग है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है। जैसे स्तन कैंसर लेंगे तो उसमें एक गांठ जैसा आप ब्रेस्ट में होगा, या फिर कांख होता है, एक्जिला जिसको बोलते हैं, उसमें एक स्वेलिंग हो सकता है, या स्किन के, ब्रेस्ट के स्किन पे जैसे नारियल होता है, नारियल में छेद जैसा दिखता है वैसा सिम्टम्स हो सकता है। तो ये वेग सिम्टम्स है, और किसी भी दवा से कोई भी घाव जो सूख नहीं रहा है, बहुत लंबे समय से है, वो कैंसर होने की संभावना है। और उसके बाद से फिर बाकी सिम्टम्स, जैसे डॉक्टर अमित ने बोला कि यूट्राइन कैंसर का हुआ, या सर्वाइकल बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हुआ। मोर स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर जो है सुपरफिशियल है, तो वो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसका जो है पहचान अगर मतलब हर माहवारी के तीसरे दिन, ख़त्म होने के तीसरे दिन आप अपना स्वतः जांच करें। हर 20 साल की उम्र की लड़की को देखना चाहिए। और दूसरे क्या है, अगर आप 40 साल के पहले हैं तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करें, और 40 साल के बाद है तो मैमोग्राम करें। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। तो स्क्रीनिंग होता है एक बहुत सस्ता मोडालिटी होता है, जिससे कि हम अपनी बीमारी का पहचान समय से पहले कर लेते हैं। तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होता है। ये बहुत ही कम रेट होता है, इसलिए इसको स्क्रीनिंग कर, और ईजी मोडालिटी है। तो बेहतर है कि हम लोग पहले ही जान लें, और अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाता है किसी भी बीमारी का, तो उससे बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अर्ली कैंसर हैज़ अ बेटर प्रोग्नोसिस देन लेट कैंसर। डॉक्टर सरिता शर्मा, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये स्त्री रोग कैंसर क्या होता है? देखिए, कैंसर किस ऑर्गन में शुरू होता है उस हिसाब से हम लोग उसको नाम देते हैं कि ये गायनी का कैंसर है।
तो मतलब जो प्रजनन रिलेटेड जो भी ऑर्गन है हमारा, जैसे यूट्रस हुआ जिसमें प्रेगनेंसी 9 मंथ्स तक रहती है, या फिर उसके जिस रास्ते से डिलीवरी होता है बच्चे का, जिसको वजाइना और सर्विक्स बोलते हैं, या फिर उसके बाहर का रास्ता जो वल्वा है, या फिर ओवरी है जिसमें से अंडा निकलता है एंड देन वो फर्टिलाइज होता है। तो अगर इन सब ये जो 4 मैंने नाम आपको बताए, इसमें से किसी भी एरिया में अगर कॉमन कैंसर की शुरुआत होती है तो ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर है। यहाँ से स्टार्ट होके ये कैंसर आगे भी फैलता है, बट वो टर्म वो रहता है कि वो गायनेकोलॉजिकल कैंसर है। अभी जैसे अगर हम बोले कि कॉमन वर्ड्स में अगर हम बोलते हैं कि यूट्रस कैंसर है तो इसका मतलब ये बच्चेदानी का कैंसर है। सर्विक्स बोलते हैं मतलब कि यूट्रस का एक माउथ होता है, उसका कैंसर है। वजाइना जो योनि द्वार है जिधर से डिलीवरी होती है उसका कैंसर है। ओवेरियन कैंसर मतलब कि जहाँ से अंडाशय हम लोग जिसको बोलते हैं कॉमनली, उसका कैंसर है। तो जिस एरिया में शुरू हुआ है कैंसर उस हिसाब से हम लोग उसको नाम देते हैं और ये ऑर्गन्स के हिसाब से हम उनको बोलते हैं कि ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, यानी औरतों में होने वाली कॉमन कैंसर है। डॉक्टर अमित कुमार, लेकिन जैसे जो भी कैंसर्स बताए हैं, लेकिन उन कैंसर्स की कोई स्क्रीनिंग भी तो होती होगी, कोई टेस्ट भी तो होते होंगे कि जिससे ये पता लग पाता है कि ये वाला पर्टिकुलर यही कैंसर है, क्योंकि आपने इतनी तरह के कैंसर्स महिलाओं में बताए हैं, लेकिन ये वही वाला कैंसर है। इसके लिए क्या कुछ स्क्रीनिंग्स होती हैं, कैसे पता लग पाता है कि एग्जैक्टली महिला कौन से कैंसर से जूझ रही है? तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जैसे हमने पहले कहा कि किसी भी हर कैंसर में स्क्रीनिंग अवेलेबल नहीं है। हमें ये नहीं पता होता कि कब किसको कैंसर हो रहा है। स्क्रीनिंग करने का फ़ायदा तब होता है जब वो ईजिली अवेलेबल होता है किसी भी, क्योंकि स्क्रीनिंग हम जनरल पब्लिक में करते हैं, ना कि पेशेंट्स में की जाती है। तो उससे किसी भी पेशेंट लोग का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उनको उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बीमारी हमें जल्द से जल्द पता चलनी चाहिए और उस समय हमारे पास बीमारी का इलाज भी होना चाहिए कि हम उसे कर लें तो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहे, तब स्क्रीनिंग का फ़ायदा होता है। तो स्क्रीनिंग सिर्फ अभी आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर में कहें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जैसे हमने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग मोडालिटी है मैमोग्राम होता है। उसके अलावा अगर अर्ली स्टेज में फैमिली हिस्ट्री है किसी को ब्रेस्ट कैंसर का तो उसमें MRI ब्रेस्ट का भी रोल होता है स्क्रीनिंग करने के लिए। एंड सर्विक्स कैंसर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पैप स्मीयर टेस्ट होता है, जो कि 30 के एज के बाद स्टार्ट किया जाता है और हर 3 साल में एक बार ये टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ओवरी कैंसर में अगर हमें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट्स के कुछ रिस्क असेसमेंट करते हैं कि उनमें कितनी चांसेस है ये कैंसर होने के लिए। तो उसमें कभी कभी हम अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या जनरल अल्ट्रासाउंड भी करने का ज़रूरत होता है, बट वो हाई रिस्क ग्रुप में जनरल पब्लिक के लिए उसका स्क्रीनिंग का उसमें भी अभी कोई रोल नहीं आया है। डॉक्टर सरिता, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अलग अलग कैंसर्स के बारे में हमें बताया गया है, स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे हों उसके बारे में बताया गया, लक्षण क्या कुछ हो आप वो भी बता रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि ये जो है ये वार्निंग साइंस है, अब आप रुके नहीं, अब आप फौरन से डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को आप कंसल्ट ज़रूर कीजिए और आगे जो भी चीज़ें हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल आप कर लीजिए। क्या है वो वार्निंग साइंस? देखिए, इसमें आपका ये प्रश्न है कि कैसे हम बच सके, ये बहुत ही ज़रूरी है और हमारा पर्पस फुलफ़िल होगा अगर ये बहुत लोगों तक ये बात पहुँचे कि जब बीमारी हो जाती है तो वो हमारे लिए इतना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा होता है, पूरी फैमिली के लिए पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है जो उस विमेन से रिलेटेड मेंबर्स हैं फैमिली के। तो हम क्यों ना बेहतर पहले ही उसको डिटेक्ट करें। अभी सबसे बेस्ट तो ये है कि एक कॉमन, मतलब हम कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और ये बहुत जानलेवा है। इसमें अच्छी बात ये है कि इन कुछ जो ऑर्गन्स जो मैंने बताए उसमें सर्विक्स ऐसा कैंसर है जो कि बहुत ही कॉमन है वर्ल्ड वाइड, और एशिया ऐसा प्रांत है जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट करता है इस कैंसर के केसेस में। और चूँकि हम इसको अर्ली डिटेक्ट नहीं करते और ये प्रोग्रेस हो जाता है जिसकी वजह से आउटकम डिजीज़ की अच्छी नहीं है। आपको ये जान के खुशी होगी कि इस कैंसर को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसका कॉमन जो कारण है कैंसर होने का वो है एक इन्फेक्शन जिसका हम कहते हैं HPV वायरस इन्फेक्शन, लाइक इट्स ए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन।
अब हमें ये मालूम है कि ये वायरस के इन्फेक्शन से कॉमन होता है ये कैंसर, तो क्यों फिर हम उस वायरस को डिटेक्ट क्यों नहीं करते हैं कि हमारे शरीर में वो वायरस है या नहीं है। अगर हम ये जान जाए कि वो वायरस हमारे शरीर में है तो हम उसके हिसाब से एहतियात बरतेंगे या उसका इलाज करेंगे। जानने का सबसे सिंपल तरीका है, उसका बहुत ही चीप टेस्ट होता है। लाइक आप सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट के पास साल में एक बार जाइए, एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है और एक HPV DNA टेस्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि HPV DNA हम ना कराएं, हम पैप स्मीयर कराएं, तो वो भी बहुत सिंपल है। हर साल पैप स्मीयर कराएं, ये एनुअल 3 साल का रिपोर्ट अगर पैप स्मीयर का नॉर्मल है तो आप 3 साल तक शांति से रहिए कि इतने समय में अगर अभी तक वो 3 पैप स्मीयर में नॉर्मल आया है तो ये चौथे साल में आपको कैंसर हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। और फिर आप 3-3 साल के बाद पैप स्मीयर कराते रहिए। अगर आप HPV टेस्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट हम लोग फीमेल जब OPD में आते हैं उनको जिस तरह से नॉर्मल बात करते हैं, एक बार वजाइना सर्विक्स देखते हैं, उसी समय वो सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं। कुछ भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, थोड़ा मामूली डिस्कम्फर्ट होता है और वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि विमेन के अंदर सर्विक्स पे HPV का इन्फेक्शन है कि नहीं, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि अच्छा, अगर आपके पास HPV DNA का टेस्ट आप प्रेफर कर रहे हो तो आप एक बार वो नॉर्मल आ गया, देन यू आर ओके फॉर 5 years। आप सीधे डायरेक्टली 5 साल के बाद वो HPV टेस्ट कराएं और इस 5 साल में आपको कैंसर हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए मैं सबको ये बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप पैप स्मीयर नहीं तो HPV DNA ये ज़रूर कराएं ताकि आपको पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन है कि नहीं है। तीसरी कॉमन बात जो ये है हमारी कि आप ये हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं। कॉन्डम एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से मतलब आप एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। ये कितना ईजिली अवेलेबल है, और जब हम एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में इन्फेक्शन को प्रोग्रेस और स्प्रेड होने में बचाएंगे तो ये दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ हम फीमेल कैंसर को नहीं बट मेल कैंसर जो कि उस एरिया में होता है मेल्स के अंदर, उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं ये जानने के बाद। इसलिए हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि सबको प्रैक्टिस करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल। तीसरी बात ये है कि ये चूँकि वायरस है तो जिस तरह से हमने कोविड के टाइम में देखा कि कोविड के से लड़ने के लिए हमने पहले ही से वैक्सीन ले लिया, इसके लिए भी ये जो HPV वायरस है उसके लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स बने हैं। हो सकता है ये वैक्सीन अभी थोड़ा कॉस्टली लग रहा हो, लेकिन अभी इंडियन कंपनीज़ ने भी बनाना चालू किया है। इन फ्यूचर हमें वो बहुत इजी और अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिलने लगेंगे। तो ये WHO का भी प्रोग्राम है कि लाइक ये जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ये सर्वाइकल कैंसर, उसको एटलीस्ट हम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना होने दें और उसको एलिमिनेट करें। ख़त्म होना तो अभी थोड़ा मुश्किल है बट एटलीस्ट हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें ऐसा है कि मान लो 15 इयर्स तक, क्योंकि देखो सोसाइटी चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रही है, तो हमें ये अर्ली एज से देखना पड़ता है कि जो यंग गर्ल्स हैं जो अभी उस मैरिज के लाइफ में जिन्होंने कदम नहीं रखा है, तो ये इन्फेक्शन के एज में जाने से पहले हम उनको वैक्सीनेट करें। WHO का टारगेट है कि एटलीस्ट 90% जो ये 15 इयर्स तक की हमारी यंग एज पॉपुलेशन है, लाइक लेस देन 15 इयर्स की, उनको हम वैक्सीनेट करें। अगर चलो हमने वैक्सीनेट नहीं किया तो हमारा दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि एटलीस्ट ये जो विमेन है उसको अगर ये लाइफ लॉन्ग ये एनुअल स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल में वो नहीं भी हो पा रही हैं तो हम उसको एटलीस्ट 35 इयर्स के एज तक एक बार कोई अच्छे तरीके से, चाहे तो पैप स्मीयर या फिर हम HPV DNA करके स्क्रीन करें। दूसरा, उसी लाइफ टाइम में एक बार 45 इयर्स के आसपास कर ले। आप सोचो पूरे लाइफ टाइम में अगर सिर्फ हमें 2 बार टेस्ट करके ये पता चल जाए कि हम उस रिस्क में है कि नहीं, तो इससे आसान और सस्ता चीज़ मतलब
कैंसर जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा है कि मान लो हम जो स्क्रीनिंग करते हैं, लाइक जो नॉर्मल पेशेंट है उनको कोई तकलीफ नहीं है और हम इंसिडेंटली पाते हैं कि उनके अंदर HPV इन्फेक्शन है या पैप स्मीयर में कुछ ऐसा सर्विक्स पे चेंजेस आए हैं जो कि आगे जाके कैंसर का रूप धारण कर सकता है, तो वो सारे डिजीज़ेस को हम ट्रीट करें। हमें आज लगता है कि आज वो कैंसर नहीं है, लेकिन ये HPV इन्फेक्शन, वैसे बाय गॉड्स ग्रेस ये अच्छा है कि 90% विमेन 80 to 90% वो खुद से ऑटोमेटिकली वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है तो उसको एलिमिनेट कर देती है। कैंसर का ट्रीटमेंट स्टेज के हिसाब से होता है, किस स्टेज में वो डिजीज़ है, लेकिन फिर भी विमेन का आगे का एक्सपेक्टेशंस क्या है लाइफ के साथ। मान लो कोई यंग पेशेंट है लाइक 25 और उसको हमें पता चले कि सर्विक्स का कैंसर है, और सेम स्टेज की एक 45 इयर्स की लेडी है जिनको पता चले सेम स्टेज का सर्विक्स का कैंसर है। इवन दो स्टेज दोनों का सेम है, लेकिन चूंकि पहली जो हमारी मरीज़ है उनको आगे प्रेगनेंसी भी करना है, ठीक है, फैमिली भी बढ़ानी है, तो हम उनको फर्टिलिटी को कंजर्व करते हुए सर्विक्स के कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। सेम स्टेज की जो 45 है वो हम जानते हैं कि आगे उनका फर्टिलिटी का मोस्ट लाइकली कंप्लीट कर चुके होंगे वो, तो उस हिसाब से हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि एज एक फैक्टर हो गई। स्टेज में भी ऐसा नहीं है कि अगर 4th स्टेज है तो वो मतलब अब उस स्टेज में हम क्योरिटी की बात नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट उनको केयर तो कैंसर के लिए इलाज तो ज़रूरी है। अगर बेसिक मोडालिटीज़ हम सोचे ट्रीटमेंट की तो 3-4 तरीके से है। एक तो सर्जरी है, दूसरी की किस स्टेज की है या किस हिस्टोलॉजी की है, उस हिसाब से फाइनल जो भी रिपोर्ट आती है उस हिसाब से कीमो की ज़रूरत पड़ती है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कि रेडिएशन, जिसको हम लोग कॉमनली सिकैया बोलते हैं कॉमन टर्म्स में, वो करते हैं। और आजकल इम्यूनोथेरापी भी आई है तो उसकी भी बेनिफिट्स बहुत है जो उस एज ग्रुप और उस अफोर्डिंग कैपेसिटी के पेशेंट होते हैं। तो नाउअडेज वी आल्सो रिकमेंड दैट एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। डॉक्टर निहारिका, आपसे लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और कैसे ये जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका जड़ क्या है प्रॉब्लम की, कि कहाँ से एग्जैक्टली ये स्टार्ट होता है और क्या कुछ चीज़ें इसमें जो है महिलाओं को सफ़र करनी पड़ती हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली है क्या कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स। नॉर्मली सेल का वियर टियर होते रहता है, जैसे हमारे स्किन के जो चमड़ा जो है वो धीरे धीरे बनता है फिर वियर ऑफ हो जाता है, वैसे ब्रेस्ट में भी टिश्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मली बनते हैं और फिर, लेकिन वही अगर रैपिड प्रोलिफरेशन होने लगे तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। बेसिकली ये चीज़ है कि अनकंट्रोल्ड हो रहा है। नॉर्मल सेल भी कुछ जीन का या फिर जीन में कुछ म्यूटेशन होता है, उसके कारण ये बीमारी होना शुरू हो जाता है। तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण जो है वो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है कि इसका इंसिडेंस कैसा है, कितना है ये पब्लिक में। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 26 लाख केसेस पर ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड इंसिडेंस है इसका। और वही अगर हम भारत देश की बात करें तो 1.6 लाख पर ईयर है। और दूसरी बात क्या है, हर 4 मिनट में एक महिला को डायग्नोज होता है ब्रेस्ट कैंसर और हर 13 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर के कारण। और दूसरी बात क्या है कि हमको ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, ये एक मतलब कि भ्रांति है कि केवल ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं की ही डिजीज़ है, पुरुषों में नहीं है। लेकिन 1000 पुरुषों में एक पुरुष को चांसेस है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और हर 8 महिला में एक महिला को चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर। और आज के दिन में सर्वाइकल कैंसर से ज़्यादा प्रेवलेंट है ब्रेस्ट कैंसर। कारक क्या है, बेसिकली कुछ जो है जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है कैंसर होने की संभावना बढ़ने लगती है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। या फिर किसी महिला को अर्ली मासिक धर्म शुरू हो जाए या बहुत दिनों तक मासिक बहुत मतलब कि मेनोपॉजल एज ज़्यादा है
तो नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होने से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरी क्या है कि आपके फैमिली में वो हिस्ट्री है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है हमारा, ये कारक है। जाते जाते आप सभी से ना एक छोटी सी लेकिन टिप यहाँ पर चाहेंगे, जो महिलाएं जो हैं अपने आम जीवन में अगर उस चीज़ों को मतलब अपने आम जीवन में उतार लेती हैं, अपने आम जीवन में वो टिप्स जो हैं, छोटे छोटे उपाय जो हैं अगर वो करती हैं, तो इस तरह की चीज़ों से वो निजात पा सकेंगे, इस तरह की चीज़ों को हो सकता है उन्हें झेलना ना पड़े। उपाय जैसे योगा है, आप योगा करें, सुबह उठें, जल्दी सोएं और सुबह उठें। जैसे आजकल यूट्यूब और वो ट्विटर, इंस्टाग्राम बेड में लेके लोग सोते रहते हैं। वी आर गेटिंग एक्सपोज टू रेडिएशंस, मतलब रेडिएशन के प्रति हम लोग ज़्यादा ये हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग देर से सो रहे हैं, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। उसके बाद से जल्दी उठते नहीं हैं। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये इट्स अ मस्ट। जैसे कि हम लोग खाना ज़रूरी है, वैसे ही व्यायाम करना ज़रूरी है। अपना वजन सही रखें, जैसे मोटापा नहीं अपने शरीर पे आने दें। वजन बढ़ने से आप कैंसर के प्रति और प्रोन हो जाते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली डॉक्टर निहारिका ने डिस्कस किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। डेली एक्सरसाइज का जैसा कहते हैं कि 30 मिनट्स आप डेली 5 डेज अ वीक, हफ्ते में 5 दिन अगर आप 30 मिनट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और जो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी, जो मैडम ने भी कहा कि मोटापा आने वाले समय में हर कारण पीछे रह जाएगा, ओबेसिटी ही कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज बनने वाला है। तो आप अपने वेट को फर्स्ट डे से कंट्रोल करते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा जो फूड हैबिट्स होता है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप खाने में फल सब्जी का ज़्यादा उपयोग करें। प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट जो है उसको खाने में अवॉइड कर सकते हैं, तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी कैंसर से। फर्दर श्योरली लाइफ स्टाइल, जो हमारे हाथ में सिर्फ लाइफ स्टाइल ही एक फैक्टर है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मेरे दोनों कलीग ने बोला, उसके अलावा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था और इंसाइट जो इन लोगों ने दिया। बट इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप देखो, सब चीज़ नॉर्मल चलता रहता है, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती है, तो आप ये टाइम का आप वेट ना करें कि जब मुझे कुछ तकलीफ़ होगा तभी मैं डॉक्टर को दिखवाने जाऊँगी। हम गाड़ी भी सर्विस, एनुअल सर्विस के लिए भेजते हैं, तो एटलीस्ट आप साल में एक बार हेल्थ सर्विसेज अवेल करिए, जो कि स्क्रीनिंग उसी को बोलते हैं कि मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं है, उसे कुछ मालूम नहीं है, इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ये तब वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो अगर हम कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा कैंसर की शुरुआत के लक्षण तो नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टेज पे आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि एकदम और क्योर्ड है, कैंसर फ्री है। इस चीज़ के लिए आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए एटलीस्ट एक बार। चलो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं भी करा रहे हैं तो एटलीस्ट कोई ऐसे साइंस होते हैं आप नोटिस करो। आप अगर आप कुछ डाइट नहीं ले रहे हैं, कि वेट रिड्यूस करने का कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका वज़न बहुत घट रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। चूँकि ये महिलाओं के कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप ये देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि 3 डेज़ ब्लीडिंग ना हो, कि अगर 6 डेज़ मेरा ब्लीडिंग हुआ तो एवरेज है, ये ओके है। लेकिन नहीं, अगर यही आपको 6 से 7 महीने तक ये कंटिन्यूअस हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, आपको दिखाना चाहिए। डॉक्टर ये देख के बोल दे कि हमने जांच कर लिया है, वो नॉर्मल है, तो आप भी रिलैक्स्ड रहोगे। आप खुद से बिना गए आप ये मत श्योर हो जाओ कि हमें कुछ तकलीफ़ नहीं है। ये कॉमन बहुत है कि लेडीज़ को सफ़ेद पानी आना, जिसको हम लोग धात बोलते हैं, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन आप ये देखो, जिसमें भी थोड़ा स्मेल आ रहा हो वो नॉर्मल नहीं है, जिसमें बदबू है, गंध है, वो नॉर्मल नहीं है। पीरियड्स आने से पहले थोड़ा वाइट डिस्चार्ज जो थिक होता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन उसमें स्मेल नहीं होता है। अगर ऐसा है तो आप दिखाइए। हस्बैंड के साथ संबंध बनाने के बाद थोड़ा भी अगर
खून का धब्बा या निशान लगता है या पैंटी के ऊपर, ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको दिखाना चाहिए। किसी भी स्त्री का 6 मंथ से 1 साल अगर पीरियड बंद हो गया और दोबारा स्पॉटिंग हो रहा है, वो एक दिन के लिए भी सही, आप उसको नॉर्मल मत समझिए, आप उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वजन ये हम सब ने मिलके इस पे स्ट्रेस दिया है, क्योंकि ये रियली वजन ऐसा चीज़ है कि आप नॉन रिस्क एज से, नॉन रिस्क कैटेगरी से आप रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हो, जो कि बहुत सारे कैंसर्स आपको दे सकता है। शुक्रिया डॉक्टर निहारिका रॉय, सरिता शर्मा और डॉक्टर अमित कुमार, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस सेहत संवाद की कड़ी में जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ें महिलाओं को बताने के लिए और उनको सजग और करने के लिए।